Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you all? Hoping everybody is fine. Let us start our today's assignment. और इस तरह से है बेटा, we have done chapter number 11, that is first hero from book 2, and we have completed almost half of the exercise of this lesson, and we did not only half of the lesson in our previous lecture but also the synonyms of the same lesson. आज हम क्या करेंगे बेटे, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एट हैरो की, और फर्स्ट ईयर एट हैरो की एक्सरसाइज में से सिनोनिम्स हमने कर लिए हैं. आज हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, यानी टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट के एंड पे मौजूद है और एडिशनल क्वेश्चन भी. तो देखते हैं आपके क्वेश्चंस क्या हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस विच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर. इज़ दिस कंप्लेन जस्ट, कि क्या राइटर कहता है कि स्टूडेंट से वो सवालात पूछे जाते हैं जो कि जिनका आंसर वो नहीं जानते, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, और वो सवाल नहीं पूछे जाते जो कि वो जानते हैं. क्या ये कंप्लेन जो है ये राइटर की जस्ट है? यस. देखिए बेटा, वी सी दैट देयर आर सम एग्जामिनर्स हु डू नॉट हु जस्ट ट्राई टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स ignorance of knowledge. बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो कि ignorance of knowledge they try to expose the ignorance of the students in some way. So they do not try to test the general ability through mental resourcefulness, rather they try to guess the ability of students through their memorizing, एबिलिटी टू मेमोराइज थिंग्स. कि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं बच्चों की जो अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको बेस करते हुए सवालों की बजाय ऐसे सवाल जो हैं उनसे पूछते हैं जो कि मेमोराइजिंग पे, जो कि रट्टाबाजी पे जो मटेरियल डिपेंड कर रहा होता है वो पूछ लेते हैं. जबकि जनरल नॉलेज इस तरह की होनी चाहिए थ्रू विच वी कुड बी इन अ पोजिशन टू गेस द जनरल एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट. हमें जनरल एबिलिटी बच्चों की पता चल जाए, ऐसे सवाल उनसे करना चाहिए. अगला सवाल आपका है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द चर्चिल एग्जामिनेशन. ठीक है, चर्चिल के एग्जामिनेशन में उससे किस तरह के सवाल पूछे गए कि सच क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय चर्चिल टू विच ही वाज अनएबल टू आंसर. ऐसे सवाल थे कि ही वाज अनएबल टू आंसर टू गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू दोज क्वेश्चंस, कि उन क्वेश्चंस का वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो नहीं दे पाता था. ठीक है, ही वांटेड दैट सच क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड एज ही न्यू. वो चाहता था कि मुझसे ऐसे सवाल किए जाएं जो कि मैं जानता हूँ. ठीक है जी. व्हाट डिड चर्चिल डू, वाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन एट हैरो. ठीक है, जो एग्जामिनेशन हुआ हैरो में, उसमें वाई डिड नॉट ही डू वेल इन हिज एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर सका. इसमें भी हम अगेन देखते हैं द राइटर चर्चिल वांटेड द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम पोइट्री, हिस्ट्री और ऐसे राइटिंग, whereas his examiner asked questions from Latin and mathematics which he did not like at all. कि उससे लैटिन और मैथमेटिक्स के ही सवाल पूछे जाते रहे जो कि उसको पसंद नहीं थे, तो इस वजह से वो पूछे जाते रहे हैं. इस वजह से द एग्जामिनेशन वर अ ग्रेट ट्रायल, वर अ ग्रेट टेस्टिंग टाइम और ट्रबल टाइम फॉर द राइटर. उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था एग्जामिनेशन में अपीयर होना. उसके पसंदीदा सब्जेक्ट्स को नहीं पूछा जाता था. Number 4 is, how did Churchill do his Latin paper? Beta, this is the most important question of this chapter, that how did he attempt his Latin paper. आपको मैंने बताया था ना कि how did he attempt it? He just wrote his name on the top of the sheet, and after writing it he put question number 1, and then he put a bracket around this 1, and after this he did nothing. Unfortunately, some smears and smudges accidentally appeared on the page. कैसे उसने अटेम्प्ट किया था अपना लैटिन पेपर? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में अक्सर आता है, द की क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. कैसे अटेम्प्ट किया था उसने अपना लैटिन लैंग्वेज का जो पेपर था उसमें टॉप ऑफ द शीट अपना नाम लिखा राइटर ने, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, और क्वेश्चन नंबर 1 के गिर्द उसने एक जनाब ब्रैकेट ड्रॉ कर दी, और इसके बाद ही जस्ट गेज्ड
और जस्ट लुक्ड फिक्सडली टू दैट पेपर फॉर अबाउट 2 आवर्स, और 2 घंटे तक मुसलसल टिकटिकी बांधे उस पेपर को देखता रहा और इसके बाद कुछ भी नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली एक और इंसिडेंट उसके साथ क्या हुआ कि कुछ धब्बे जनाब कहीं फ़िज़ा में से इंक के धब्बे उड़ते हुए आए और उसके पेपर पे, उसकी शीट पर गिर गए, और इससे क्या नुकसान पहुंचा उसे? इससे नुकसान ये पहुंचा कि पेपर मज़ीद गंदा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ही अटेम्प्टेड हिज लैटिन पेपर इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है बेटे, इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं कि चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लेसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चर्चिल के लिए गेन था कि लॉस था? क्या चीज़ कि उसको अंग्रेज़ी पढ़ाई गई, उसको लैटिन नहीं पढ़ाई गई, उसको ग्रीक लैंग्वेज नहीं पढ़ाई गई, और उसको 3rd डिवीज़न में 4th रैंकिंग में 3rd डिवीज़न में अकोमोडेट किया गया। क्या ये उसके लिए एडवांटेज का बाइस था? बिल्कुल, ये आपने पढ़ा, आपने लेसन में ये पढ़ा कि ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यानी उसको सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाई गई, जिस डिवीज़न में उसको अकोमोडेट किया गया था उसमें चर्चिल को सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाई गई, और इससे क्या हुआ कि ही गॉट अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेज। उसको लैंग्वेज पे बड़ी अच्छी कमांड जो है वो हासिल हो गई, एंड अल्टीमेटली ही वन द नोबेल प्राइज़ इन 1953 फॉर लिटरेचर फॉर हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश। और इंग्लिश नॉलेज की वजह से ही मैंने आपको बताया था कि 1953 में उसको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। और ये अगेन हम ये देखते हैं कि वो स्टूडेंट्स इन द इंटेलिजेंट वन हु वर टॉट ग्रीक एंड लैटिन, दे इवेंचुअली केम टू लर्न इंग्लिश। वो बच्चे जिनको यूनानी या लतीनी ज़बान सिखाई गई थी इंटेलिजेंट समझते हुए, अल्टीमेटली उन्हें भी अपना रोज़गार कमाने के लिए कॉमन इंग्लिश जो है उसको लर्न करना पड़ा। वो बच्चे जिन्होंने डिस्टिंक्शन, एक्सीलेंसेस और प्राइजेस हासिल किए थे पिथी और ब्रीफ पोइट्री के लिए लैटिन और ग्रीक ज़बान में, अल्टीमेटली उनको भी क्या सीखना पड़ा? दे अगेन हैड टू कम to get good command over English language to earn their livelihood। यानी प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए उनके लिए क्या असेंशियल हो गया, क्या चीज़ ज़रूरी हो गई कि वो इंग्लिश पर अच्छी कमांड जो है, अबूर जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है बेटे, आपके क्वेश्चन हो गए 5, और यकीनन ये हमने अभी रिसेंट ही लेसन पढ़ा है और सब चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं, और जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। और सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यूनिक नोट्स में क्या है बेटे? आपके क्वेश्चंस के एंड पे लिखा हुआ है कि बोर्ड में ये फलां क्वेश्चन जो है किस पर्टिकुलर ईयर में आया था, तो इससे अफादत का अंदाज़ा हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं बेटे। तो ये की क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह से देखना ज़रूरी है बेटे। क्वेश्चन नंबर देखिए, हमारे पास कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके चैप्टर के एंड पे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के एंड पे जो एक्सरसाइज है, सॉरी, उसके अंदर क्वेश्चन कुछ मौजूद हैं। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, वो हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। It's not question number 7 but question number 6. What good did Churchill's 3-year stay at Harrow do to him? कि जो 3 साल उसने गुजारे हैरो में, हैरो नामी इदारे में, उसको क्या एडवांटेज हुआ? आपने पढ़ा कि he remained in the 3rd division of the 4th class 3 times as long as any other student. So that is why he learnt English 3 times more एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि एक ही ग्रेड में, एक ही क्लास में 3 साल तक वो पढ़ता रहा, अंग्रेज़ी ही पढ़ता रहा। तो बाकी बच्चों पे एडवांटेज उसे क्या रहा कि ग्रामर पे उसे कमांड हासिल हो गई है। एंड हु वाज द टीचर ऑफ मिस्टर विंस्टन चर्चिल? हमने पढ़ा था मिस्टर सोमरवेल वॉज द टीचर ऑफ मिस्टर विंस्टन चर्चिल, एंड ही वॉज हैविंग हिज ओन वे टू टीच द स्टूडेंट्स। उसका अपना तरीक़ाकार था बच्चों को पढ़ाने का, जो आपने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा, और अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इन आफ्टर ईयर्स हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश विच चर्चिल रिक्वायर्ड एट हैरो स्टैंड हिम इन गुड स्टेड? कि ये जो उसने हैरो में इंग्लिश ही पढ़ी और इंग्लिश की नॉलेज और उस पर कमांड हासिल किया, तो उससे
क्या फ़ायदा हुआ उसे आने वाले सालों में, चर्चिल को क्या फ़ायदा हुआ। हमने देखा कि इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ ही अर्नड अ ग्रेट बेनिफिट ऑफ हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश नॉलेज की वजह से उसको ग्रेट बेनिफिट हासिल हुआ। ही ऑल्सो बिकेम अ गुड राइटर, एक अच्छा राइटर भी बन गया, एंड गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश। और क्या था कि द अदर स्टूडेंट हैड टू लर्न इंग्लिश अगेन आफ्टर गेटिंग कमांड ओवर ग्रीक एंड लैटिन। लेकिन ये तो देखिए, बाकी जितने इंटेलिजेंट बॉयज़ थे उनको ग्रीक और लैटिन पढ़ने के बाद अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए क्या करना पड़ा, अंग्रेज़ी की तरफ लौट कर आना पड़ा, उस पर कमांड हासिल करने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ी। लेकिन क्या है कि चूँकि इसने अंग्रेज़ी जो है उस पर बेस्ट कमांड हासिल कर ली थी, इसलिए ही बिकेम सक्सेसफुल इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ। एंड यू नो दैट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, यूनाइटेड किंगडम, एंड ही रिमेन प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1940 to 45, and he again became the Prime Minister of UK in 1951 up till 1955। तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है, वो कितना बड़ा ऑरेटर था, स्पीकर था, ऑथर था, और सारे लिटरेरी वर्क जो है उसको अप्रिशिएट करते हुए उसे इन अवार्ड से नवाजा गया। जी बेटे, आपके जो क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट में, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं कि राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल्स व्यू in regard to study of Latin, Greek and English and their value in earning a living। ठीक है जी, तो वो हमें क्या सजेस्ट करता है इन तीनों लैंग्वेजेस के बारे में, उसका क्या क्रिटिसिज्म है या क्या एप्रिसिएशन है। क्रिटिसिज्म बेसिकली वो किस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, ऑन लर्निंग ग्रीक एंड लैटिन, और किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, ही थिंक्स दैट इंग्लिश इज़ इंडिस्पेंसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है, असेंशियल। वो हमें ये कह रहा है कि चर्चिल सजेस्ट दैट स्टूडेंट शुड नॉट बी टॉट लैटिन एंड इंग्लिश ग्रीक, यानी वी आर नॉट सपोज्ड टू फोर्स आवर स्टूडेंट्स टू लर्न Greek and Latin because these are going to be of no value in practical life। ये ज़बानें प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कोई वैल्यू इनकी नज़र नहीं आती है। लेकिन क्या है कि इंग्लिश इज़ रियली असेंशियल टू गेट अ रीज़नेबल स्टेटस इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो इंग्लिश जो है वो लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए और एक प्रैक्टिकल लाइफ में एक रीज़नेबल आपको रैंक हासिल करने के लिए बहुत इंडिस्पेंसिबल है, बहुत असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। जी बेटा, हमने कितने क्वेश्चन कवर किए, 8 क्वेश्चन कवर किए। आपने कहाँ से, आपने अपनी एक्सरसाइज में 1 to 8 क्वेश्चन। अब थोड़ी सी इसी के एडिशनल क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। बेटे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि वाई वॉज चर्चिल बाइज्ड इन फेवर ऑफ बॉयज़ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, देखो बेटा, चर्चिल बिलीव दैट इंग्लिश हेल्प्ड इन मैनी वेज एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। वो क्या समझता था कि दूसरी लैंग्वेजेस के बरअक्स जो इंग्लिश है वो क्या है, ये हमें मुख्तलिफ़ तरह से ज़िंदगी में मदद देती है। दैट इज़ वाई ही वॉज बाइज्ड इन द फेवर ऑफ द बॉयज़ लर्निंग इंग्लिश। और क्या कहता था कि वो उनकी फेवर में था लड़कों की कि वो इंग्लिश पढ़ें, एंड इवन ही यूज्ड टू से दैट ही वुड पनिश दोज बॉयज़ हु डू नॉट लर्न इंग्लिश। उसने ये भी कहा कि जो लड़के अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे, आई वुड लाइक टू पनिश देम, कि मैं तो उनको पनिश करूँगा। जी बेटे, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। व्हाट डू यू नो ऑफ हैरो एंड चर्चिल एक्सपीरियंस ओवर देयर। हैरो के बारे में आप क्या जानते हैं? जब हमने लेसन स्टार्ट किया था आपने ये पढ़ा ना कि हैरो वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक बेहतरीन स्कूल है, एंड चर्चिल वांटेड टू गेट एडमिशन इन दिस स्कूल, और से इस स्कूल में एडमिशन हासिल करना था। तो व्हाट वाज द एज ऑफ चर्चिल व्हेन ही वेंट टू गेट एडमिशन? ही वाज हार्डली 12 ईयर्स। उसकी उम्र कितनी थी जब वो एडमिशन के लिए गया है? क्या पढ़ा आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कि उसकी उम्र बामुश्किल 12 साल थी। जी बेटे, आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट वर चर्चिल्स व्यू अबाउट एग्जामिनेशन। देखो बेटा, एग्जामिनेशन के बारे में आपने क्या पढ़ा, उसके व्यूज़ क्या थे कि ही डिड नॉट लाइक एग्जामिनेशन एट ऑल। उसको ही डिड नॉट लाइक द हार्श वर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, उसको जो ये क्रूअल वर्ड है, जालिमाना जो दुनिया है इम्तिहानात की, बेरहम दुनिया, ये उसको बिल्कुल पसंद ना था। दैट वाज द ओपिनियन ऑफ सर विंस्टन चर्चिल रिगार्डिंग पेपर।
पेपर एग्जामिनेशंस। और ये क्या थे इसमें, ही हैड टू स्पेंड 7 years इन दिस वर्ल्ड, इन दिस क्रूअल वर्ल्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस दुनिया में उसको कितना टाइम जो है वो गुजारना था, 7 years। वाई डिड चर्चिल फील इंडेप्टेड टू मिस्टर वेल्डन। अच्छा, मिस्टर वेल्डन और मिस्टर सॉमरवेल, बेटे इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। मिस्टर वेल्डन वॉज द प्रिंसिपल, he was the head of the institution, whereas we see that Mr. Somerville, he was the English teacher, वो English teacher था, और मिस्टर वेल्डन जो है वो प्रिंसिपल था। तो वो इंडेप्टेड क्यों था, ऑब्लाइज क्यों था मिस्टर वेल्डन का? एक्चुअली आपने देखा कि he could not do something pleasing एज फार एज हिज लैटिन पेपर वॉज कंसर्नड। जो उसका लैटिन का पेपर था उसे तो वो अच्छी तरह अटैम्प्ट नहीं कर पाया था। इट वॉज ओनली हैविंग सम स्मजेस और क्वेश्चन नंबर 1 और द नेम ऑफ द राइटर रिटन ऑन इट। इस पर सिर्फ क्या था, राइटर का नाम लिखा था, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था और ब्रैकेट डाली हुई थी, ठीक है, इसके अलावा तो कुछ लिखा ही नहीं था। लेकिन हम ये देखते हैं कि मिस्टर वेल्डन टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ चर्चिल्स लैटिन प्रोज, कि जो लातीनी ज़बान की प्रोज थी उसको बड़ी वसीउ नज़री से किसने देखा, वेल्डन ने। एंड ही जज द अल्टीमेटली द जनरल एबिलिटी ऑफ चर्चिल की जो जनरल एबिलिटी है उसको भांप लिया गया। एंड ही वॉज अकोमोडेटेड और ही वॉज गिवन एडमिशन एट हैरो, और बिलाखिर उसको हैरो नामी इदारे में दाखिला मिल गया। जी बेटे, आपके 2 क्वेश्चंस इसी चैप्टर के मज़ीद हैं, उसको कर लेते हैं। बेटे नोट्स आप ज़रूर आपके पास होने चाहिए, अपडेटेड नोट्स होने चाहिए, ताकि इसमें से साथ साथ आप सारा मटेरियल जो है इसको तैयार कर सकें, पढ़ सकें, आपको कोई कन्फ्यूजन्स ना हो, आपके सिनोनिम्स जो हैं वो बेस्ट वे में तैयार हों, आपकी ट्रांसलेशन जो है, आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी प्रॉपरली आप प्रिपेयर कर सकें। बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्या है। What was taught to Churchill in the lowest division of the 4th class? तो बेटा 4th रैंकिंग के जो लोएस्ट 3rd डिवीजन से हमने पढ़ा कि उसमें क्या सिखाया गया, इसको क्या सिखाया गया, चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश ओनली, कि उसको सिर्फ अंग्रेज़ी ही सिखाई गई। ही वॉज नॉट ऑफर्ड टू स्टडी ग्रीक और लैटिन, ये दोनों ज़बानें उसे बिल्कुल ना सिखाई गई। एंड हु वॉज हिज टीचर, मिस्टर समरवेल वॉज हिज टीचर, अ वेरी डिलाइटफुल मैन हु टुक अ लॉन्ग सेंटेंस एंड ब्रोक इट इनटू, आपने पढ़ा कि एक लंबा सेंटेंस वो लिया करता था उसका टीचर और उसको ब्रेक करता था कंपोनेंट्स में, उसके पार्ट्स में, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट क्लॉजेस। और उनको शो करने के लिए क्या था उसके पास, डिफरेंट कलर्ड उसके पास मार्कर्स थे जिसके साथ वो हिंट करता, पिन पॉइंट करता इन ग्रामेटिकल पार्ट्स को, ठीक है जी। इन हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स डिड सॉमरवेल ब्रेक अ सेंटेंस, तो एक सेंटेंस को कितने कॉम्पोनेंट्स में, कितने अज्जा में मिस्टर सॉमरवेल जो है ब्रेक करता था। आपने देखा कि वो क्या करता था, ही ब्रोक सेंटेंस इनटू द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट, और वो फॉलोइंग कॉम्पोनेंट हमने बड़ी डिटेल में पढ़े अपने लास्ट लेक्चर में। उसमें सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, वर्ब था, रिलेटिव क्लॉजेस थी, कंडीशनल क्लॉजेस, कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव क्लॉजेस थी। और क्या करता था वो, एंड इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ ड्रिल विच वी हैड टू डू ईच डे। या मैंने बहुत डिटेल आपको ये सारी ग्रामर की चीज़ें जो हैं बोर्ड पे लिख के दी और आपको पढ़ाई, और यकीनन आपको ये सब क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट क्लॉजेस जो हैं जिसमें डिसजंक्टिव है, कंजंक्टिव है और कंडीशनल क्लॉजेस हैं, ये सब क्या है, ये सब आपको मीनिंग में बेटे लिख कर दे दी थी, ठीक है जी। जी बेटे, हियर कम्स द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज एंड वी हैव कवर्ड द synonyms and question answers of chapter number 11, that is from book 2 in the second part of book 2. हीरोज़ आपने पढ़ना शुरू कर दिए हैं और हीरोज़ नंबर 1 जो है वो हमने कवर कर लिया। सर विंस्टन चर्चिल के हवाले से बड़े हक़ाइक़ जो हैं वो आपके साथ शेयर हुए, बड़ी दिलचस्प बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर हुई। बेटे ये लेसन तो आपका कंप्लीट है, और चूँकि हमारे पास अभी टाइम है, एक नया लेसन तो मैं स्टार्ट नहीं करूँगी, हम लोग ग्रामर की कुछ चीज़ें जो हैं इसमें कवर करेंगे, इस जो हाफ टाइम आपके पास रह गया है। तो बेटा इस तरह से आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट ग्रामर वर्क एंड दैट इज़ all about translation. Translation, you know that there is an unseen passage of 15 marks. ठीक है, और passage is entirely unseen and you must be having good command over language, your
sentence structures, your familiarity with rules, rules of grammar, all these things are really essential to do a best translation work. ठीक है बेटा, ये आपको मैंने पहले भी कहा कि आपकी जो ग्रामर के लिए सबसे पहले तो मैंने आपको टेंसेस सिखाए हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के साथ, वो भी दरमियान में शामिल किए हैं और बहुत से लेक्चर आपको दिए गए इस हवाले से और बहुत डिटेल आपको सारी तफसील जो है इसके हवाले से पहुंचाई गई। तो उसके बाद हमने ट्रांसलेशन पैराग्राफ शुरू किए हैं अपने नोट्स में से। जी बेटे, आपके नोट्स में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स जो है तकरीबन 66 के करीब हैं और इसमें से 33 पैराग्राफ्स जो हैं आपकी फ़र्स्ट टर्म में शामिल होंगे और जो रिमेनिंग 33 पैराग्राफ्स हैं वो आपके नेक्स्ट हाफ में शामिल होंगे। तो हमने कितने पैराग्राफ्स किए हैं अभी तक? वी हैव डन ऑलमोस्ट 8 पैराग्राफ्स। ठीक है, तो आज देखते हैं नंबर 9 पे हमारे पास कौन सा पैराग्राफ है, उसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड वर्क भी करते हैं, थोड़ा सा आपको जगाते भी हैं बेटे। वोकैबुलरी आपके सामने आएगी, टेंस आपके सामने आएगा, तो वो ज़रा अच्छी तरह से आप इसको फोकस कीजिएगा। जी बेटा, आपके सॉल्व पैराग्राफ्स हैं एंड वी हैव डन ऑलमोस्ट 8 पैराग्राफ्स फ्रॉम योर नोट्स, यूनिक नोट्स, एंड नंबर 9 इज़ टू बी डन टुडे। नंबर 9 पे जो पैराग्राफ है उसको हम आज करते हैं। जी बेटे, नंबर 9 पे देखिए आपके पास क्या है, इल्म एक अजीम क़ुव्वत है। यहाँ मैं लिखती हूँ इल्म एक अजीम, इट्स पैराग्राफ नंबर 9, क़ुव्वत है। तो बेटा ग्रेट पावर होता है, ग्रेट पावर, और इल्म क्या होता है? नॉलेज, नॉलेज। तो हम बेटे इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि नॉलेज इज़ एम आर का इस्तेमाल है, नॉलेज इज़ अ ग्रेट पावर। ये आपके पास सॉल्व भी पढ़े हुए हैं, नॉलेज इज़ अ ग्रेट पावर, नॉलेज इज़ अ ग्रेट पावर। नेक्स्ट देखें, इल्म के ज़रिए हमें मादी दौलत ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी हासिल होता है। इल्म के ज़रिए हमें मादी दौलत ही नहीं बल्कि रूहानी सुकून भी हासिल होता है। इसको स्ट्रेट कर देती हूँ मैं जी, बल्कि रूहानी सुकून भी हासिल होता है। ता है मीन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और इल्म के ज़रिए इसकी इंग्लिश क्या होगा? थ्रू नॉलेज, थ्रू नॉलेज। और मादी दौलत क्या होता है? मटेरियल वेल्थ, मटेरियल वेल्थ। ही नहीं का मतलब नॉट ओनली, नॉट ओनली, बल्कि बट। और रूहानी सुकून क्या होता है? रूहानी सुकून को हम इनर पीस कह सकते हैं, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। सेटिस्फैक्शन हासिल होता है, टू गेट, हासिल करना, और टेंस कौन सा? इंडेफिनिट टेंस। तो वी नॉट ओनली गेट मटेरियल वेल्थ, कि हमें ना सिर्फ मादी दौलत हासिल होती है, बट ऑल्सो इनर पीस थ्रू नॉलेज। वी नॉट ओनली ऑब्टेन material wealth but also inner peace through what? Through knowledge। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। हमारे मज़हब में इल्म का हासिल करना हर शख्स पर फ़र्ज़ है। तो बेटा हमारे मज़हब में इल्म का हासिल करना हर शख्स पर फ़र्ज़ है, हर शख्स पर फ़र्ज़ है। तो ये टेंस क्या है? सिंपल इज़ एम आर। और फ़र्ज़ होना क्या होता है? इट इज़ कंपल्सरी, कि ये फ़र्ज़ है, इट इज़ कंपल्सरी। ठीक है, तो हमारे मज़हब में क्या होगा?
इन आर रिलीजन, हमारे मज़हब में, इन आर रिलीजन इट इज़ असेंशियल, इट इज़ कंपल्सरी, इल्म का हासिल करना क्या होगा, टू गेट नॉलेज, टू सीक नॉलेज। तो इट इज़ इन आवर रिलीजन, क्या लिखेंगे हम, इन आवर रिलीजन इट इज़ कंपल्सरी, किसके लिए, हर शख्स कौन होगा, एवरी इंडिविजुअल। इन आवर रिलीजन इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी इंडिविजुअल, और क्या चीज़ कंपल्सरी है, टू गेट नॉलेज। तो इन आवर रिलीजन इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी इंडिविजुअल टू गेट नॉलेज। जी बेटे, यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारे पास अब क्या आता है। जी बेटे, नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सकता मीन कैन, ठीक है, ऐसी चीज़ का सच अ थिंग, सच अ थिंग। कोई चुराना क्या होता है, टू स्टील, चुराना, ठीक है। तो बेटे याद रखिएगा, सच जो है उसका पेयर बनता है इंग्लिश में, और सच का पेयर किसके साथ बनेगा, सच के साथ एज आता है, सच और एज का पेयर बनता है। हमने एक पैराग्राफ में पढ़ा था क्या, दो और येट का। ये देखें बेटे, अब इसमें क्या आएगा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इट इज़ सच अ थिंग, इट इज़ सच अ थिंग एज, विच नहीं लिखना, डैट नहीं लिखना, क्योंकि सच के साथ पेयर बनेगा एज का। इट इज़ सच अ थिंग एज नो वन कैन स्टील, एज नो वन कैन स्टील इट भी लिखेंगे कि इससे, ताकि इस पे एम्फसाइज हो जाए। इट इज़ सच अ थिंग एज नो वन कैन स्टील इट। नेक्स्ट आपके पास बेटे आता है, इल्म के बगैर कोई शख्स अपनी ज़ात को भी नहीं पहचान सकता। पहचानना क्या होगा, टू रिकग्नाइज, और सकता अगेन कैन, ठीक है। इल्म के बगैर क्या होगा, विदाउट नॉलेज। अपनी ज़ात क्या होगा, हिज सेल्फ। इल्म के बगैर कोई शख्स अपनी ज़ात को भी नहीं पहचान सकता है, तो नो वन कैन रिकग्नाइज हिज सेल्फ, किसके बगैर, विदाउट नॉलेज। नो वन कैन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो नो वन कैन रिकग्नाइज हिज सेल्फ विदाउट इट, विदाउट नॉलेज। आपके पास नेक्स्ट आता है, और यूँ सारी ज़िंदगी अपने मकसद हयात से बेखबर रहता है, और यूँ सारी ज़िंदगी अपने मकसद हयात से बेखबर रहता है। ता है इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और रहना, बेखबर रहना, टू रिमेन अनअवेयर, टू रिमेन अनअवेयर ऑफ। और मकसद हयात क्या होगा, पर्पस ऑफ क्रिएशन, मकसद हयात। यूं की इंग्लिश क्या होगी, दस, एंड दस रिमेन्स, इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा आएगा वो आपके साथ, एंड दस रिमेन्स अनअवेयर ऑफ हिज पर्पस ऑफ क्रिएशन, सारी जिंदगी, थ्रू आउट हिज लाइफ। इसकी भी तो इंग्लिश करेंगे ना, थ्रू आउट द लाइफ, तो क्या है, एंड दस रिमेन्स अनअवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ हिज क्रिएशन थ्रू आउट द लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, इल्म हासिल करके इंसान अपने माशरे और कौम की बेहतरी का सबब बन सकता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, इल्म हासिल करके इंसान
अपने माशरे और कौम की बेहतरी का सबब बन सकता है। फिर सकता है वर्ब पकड़े, इसका हेल्पिंग वर्ब कैन, और सबब बनना कैन बिकम द कॉज ऑफ, कैन बिकम, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, कैन बिकम द कॉज ऑफ, सबब बनना। और बेहतरी क्या होगा, बेटरमेंट, बेटरमेंट। और माशरा क्या होगा, सोसाइटी। और कौम क्या होगा, नेशन। और इल्म हासिल करके बाय गेटिंग नॉलेज, बाय गेटिंग नॉलेज। इंसान क्या होगा, इंसान अ मैन। ठीक है बेटे, अब इसकी इंग्लिश आप करेंगे कि मैन कैन बिकम, मैन कैन बिकम, a man can become the cause of the betterment of his nation and society by getting knowledge। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मैन, और कैन यहाँ पर कैन बिकम क्या हो जाएगा, वर्ब है आपका। अ मैन कैन बिकम द कॉज ऑफ द बेटरमेंट ऑफ हिज सोसाइटी एंड नेशन बाय गेटिंग नॉलेज। ठीक है बेटे, ये आपका पैराग्राफ जो है वो मुकम्मल हुआ। तो बेटे इसको मैं अरेज करती हूँ और हम आते हैं एक और पैराग्राफ की तरफ। और ये पैराग्राफ था आपका पैराग्राफ नंबर 10। तो 10 आपके 9 आपके 9 पैराग्राफ्स जो हैं वो हो गए कंप्लीट। एक और पैराग्राफ जो है हम छोटा सा कर लेते हैं क्योंकि आपके पास अब टाइम जो है वो शॉर्ट है। और मैं जो नंबर 10 पे जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा आप मुश्किल है और थोड़ा सा लेंथी है, और इसके लिए मुझे चाहिए ज़्यादा टाइम, और टाइम आपके पास हो गया शॉर्ट। तो हम अभी कर लेते हैं पैराग्राफ नंबर 11। एक उस्ताद माशरे का सबसे अहम और मुफीद रुकन होता है। क्या करते हैं हम, एक उस्ताद माशरे का सबसे अहम और मुफीद रुकन होता है। एक उस्ताद क्या होगा, अ टीचर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, होता है सिंपल हम ये भी कह सकते हैं चूँकि उसकी इंडेफिनिट टेंस है। होल्ड्स हम इसकी इंग्लिश करते हैं इस एमआर के साथ भी हो सकता है चूँकि वो एक अहम रुकन है माशरे का, ऑफ सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी। सबसे अहम क्या होगा, एन इम्पोर्टेंट, एन इम्पोर्टेंट। मुफीद क्या होगा, यूजफुल। रुकन क्या होगा, मेंबर। तो हम क्या करेंगे, अ टीचर इज एन इम्पोर्टेंट। सबसे अहम से मुराद द मोस्ट इम्पोर्टेंट ना लिखिएगा, ठीक है, उसका मतलब सिर्फ वही सबसे अहम वही रुकन है। और भी पिलर्स हैं माशरे को जो स्टेबल किए हुए हैं, तो लिहाजा चूँकि वो भी टीचर उनमें शामिल है, तो एन इम्पोर्टेंट हम लिखेंगे कि अ टीचर इज़ एन इम्पोर्टेंट member, an important and useful member of a society. A teacher is an important and useful member of a society. वो उन अफराद को मदद फराहम करता है, वो उन अफराद को मदद फराहम करता है। फराहम करना क्या होता है, प्रोवाइड्स, इंडेफिनिट टेंस, प्रोवाइड्स। दोज, उन अफराद को दोज पीपल कह सकते हैं। तो ही प्रोवाइड्स, मदद क्या होगा, हेल्प। ही प्रोवाइड्स हेल्प टू दोज पीपल, ही प्रोवाइड्स हेल्प टू दोज पीपल जिन्होंने कुछ सालों के बाद मुल्क व कौम के फ़राइज़ संभालने होते हैं, जिन्होंने कुछ साल बाद मुल्क व कौम के फ़राइज़ संभालना होते हैं। संभालना क्या होता है, टू मैनेज, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टू मैनेज, मैनेज करना। और फ़राइज़ क्या होगा, द ड्यूटीज़, ड्यूटीज़। ठीक है, तो कुछ साल के बाद क्या होगा, आफ्टर अ फ्यू ईयर, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद। who have to manage the duties, who have to manage the duties of the country and nation
after a few years, who have to manage the duties of the country and nation after a few years। जी बेटे, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आखिरी सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। आपके आखिरी सेंटेंसेस क्या हैं? जी बेटे, आपके पास है इस तरह से वो माशरे की बुनियादों को आने वाले वक्त के लिए मजबूत करता है। इस तरह से वो माशरे की बुनियादों को आने वाले वक्त के लिए मजबूत करता है। और मजबूत करना क्या होगा? टू स्ट्रेंथन। और फिर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस तरह से क्या होगा? इन दिस वे, इन दिस वे। और मुआशरे की बुनियादें क्या होगा? द फाउंडेशंस ऑफ द सोसाइटी, द फाउंडेशंस ऑफ द सोसाइटी। तो इन दिस वे ही स्ट्रेंथन्स, इन दिस वे ही स्ट्रेंथन्स द फाउंडेशंस ऑफ द सोसाइटी। किसके लिए? आने वाले वक्तों के लिए, फॉर फ्यूचर। ठीक है, इन दिस वे ही स्ट्रेंथन्स द फाउंडेशंस ऑफ द सोसाइटी फॉर फ्यूचर, फॉर कमिंग टाइम, आने वाले वक्त के लिए। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है। जी बेटा, इसको देखिए, लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है। दैट इज़ वाई, लिहाजा सो भी हो सकता है, दैट्स वाई भी हो सकता है। दैट्स वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नीडिड, कि इस अमर की ज़रूरत है। जी बेटे, कि उस्ताद का तकर्रुर इंतहाई एहतियात से किया जाए, कि उस्ताद का तकर्रुर इंतहाई एहतियात से किया जाए। किया जाए क्या होगा? शुड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब शुड। तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। और तकर्रुर क्या होगा? टू अपॉइंट, दैट विश टू अपॉइंट होगा, तकर्रुर करना, अपॉइंटमेंट करना। तो हमें क्योंकि करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। या हम डैट के साथ कंजक्ट करेंगे तो डैट इज़ वाई की रिपीटेशन हो जाएगी। हम यहाँ कर सकते हैं कि इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट वी शुड अपॉइंट, या द टीचर शुड बी अपॉइंटेड, क्योंकि उसका ये बेटे आपके पास पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है। वी शुड लिखेंगे तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो दैट इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द टीचर शुड बी appointed carefully, that the teacher should be appointed, ये पैसिव वॉइस है बेटे आपके पास, appointed carefully, कि टीचर का तकर्रुर बड़े ध्यान से, एहतियात से करना चाहिए। और आपके पास आखिरी लाइन है, और उसे बेहतर हालात मुहैया किए जाएं, और उसे बेहतर हालात, और उससे बेहतर हालात मुहैया किए जाएं। जी बेटे, आपकी ये जो सेंटेंस है कॉन्टिन्यूटी में है, इसकी दो क्लॉजेस थी कि उस्ताद का तकर्रुर इंतहाई एहतियात से किया जाए और उससे बेहतर हालात मुहैया किए जाएं। तो ये इसमें कंजंक्शन क्या आ जाएगा? एंड, कि द टीचर शुड बी अपॉइंटेड केयरफुली, आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, एंड प्रोवाइडेड विद। ठीक है, शुड बी की रिपीटेशन कभी भी नहीं करनी सेकंड क्लॉज में। आपका यही हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके साथ? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ कंटिन्यू रहेगा। एंड प्रोवाइडेड हिम विथ गुड, और कंडीशंस होगा, सर्कमस्टेंसेस होगा, हालात के लिए। एंड प्रोवाइडेड हिम विथ गुड सर्कमस्टेंसेस, ये मैं आपको यहीं लिख देती हूँ। एंड प्रोवाइडेड हिम with good circumstances। जी बेटा, we got completed another paragraph and that was paragraph number 11।
ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन आवर कमिंग लेक्चर्स. So that is all for the day. And beta, before I end it, I have a short message for you, the message of the day. Beta, you know that we all people are facing a pandemic, COVID-19, and we need to take very much care of ourselves and the people in our surroundings, and we need to follow certain prevention, certain measures and SOPs which have been recommended. So beta, it is not a play, or it is a war. It is a sort of war against humans, and we need to follow certain preventions. That is really essential. Beta, stay at home, do not leave your place, and keep social distances. It is really very essential. So beta, thank you very much. That's all for today's lecture, and see you inshallah in next lecture. Thank you very much. Stay blessed. Take care. Allah Hafiz.